हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। संगम सिर्फ नदियों के नहीं, सरकार और दायित्वों के भी होते हैं। आसमान में जल भंडारों पर लहराता तिरंगा और शुष्क जमीन के सीने पर मुस्कुराते जल कमल। जो कवायद चल रही थी, कार्रवाई चल रही थी, आज वह धरती पर उतर रही है। अपने भगीरथ प्रयास से प्रदेश में जल जीवन मिशन की सफलता सुनिश्चित करते माननीय मुख्यमंत्री दिन में रंगोली सजाता, रात में दिवाली मनाता विंध्य और बुंदेलखंड। हर घर में पानी की ये धार अब सालों भर बरकरार रहेगी। यही तो है सबका साथ, सबका विकास। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऐश्वर्या दुबे है और मैं आगरा उत्तर प्रदेश से हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग सेंट क्लेयर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल आगरा से की है। उसके बाद मैंने बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स किया कंप्यूटर साइंस फ्रॉम दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट और 2019 से मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू की थी। इसके बाद मैंने 2022 में अभी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में 9th रैंक सिक्योर की है और मुझे डेप्यूटी कलेक्टर का पोस्ट मिला है। तो मैं अपनी आज ओवरऑल स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि ये एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होता है प्रीलिम, तो मैं एक एक करके तीनों की स्ट्रैटेजी आपसे शेयर करूँगी जो मैंने फॉलो किया। तो पहला मेरा ये पॉइंट है कि आप अगर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आई थिंक सबसे पहले आपको एनालाइज करना है कि आप ये रियलिटी में करना चाहते हो या नहीं, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि आज का सोशल एनवायरनमेंट ऐसा है कि हम गवर्नमेंट जॉब को बहुत प्रेफर करते हैं। पर आई थिंक सिर्फ इसी रीज़न की वजह से हमें इसकी प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग जर्नी होती है और बहुत ग्रूलिंग जर्नी होती है जिसमें हमें बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। तो आप अगर रियलिटी में इसे करना चाहते हो या रियली आपका ये ड्रीम है तभी आप इसे फॉलो करें। अदरवाइज़ मेरा मानना ये है कि सारे वर्क इक्वली इम्पोर्टेंट है और सबकी इक्वली जगह है हमारी सोसाइटी में। तो आप जो भी काम करना चाहते हैं आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे करें। तो उन लोगों के लिए जो रियलिटी में सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए मैं स्ट्रैटेजी जो शेयर करूँगी वो 3 स्टेजेस में है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं प्रीलिम्स की। तो ओवरऑल जो हमारी कोर्स होता है या सब्जेक्ट मैटर होता है वो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को ऑलमोस्ट सेम ही होता है। उसे बस पढ़ने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है। तो प्रीलिम्स की अगर फोकस मैं बोलूँ तो इसमें मेनली हमारे जो मेंस के सब्जेक्ट्स हैं GS 1, 2, 3, 4 वही हम प्रीलिम्स के लिए फोकस करते हैं। तो पहला सब्जेक्ट अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में हमारे पास एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस के टॉपिक्स आते हैं। तो मैंने मेडिवल, एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए NCERTs पढ़ी थी। इसके अलावा मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम को रेफ़र किया था। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने एक बुक पढ़ी थी और उसके मैंने नोट्स बना लिए थे और फिर मैंने अपने नोट्स को रेफ़र किया था फाइनल एग्जामिनेशंस के लिए। और बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंस की, तो इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस करके एक बुक आती है बिपिन चंद्रा की, उसको मैंने रेफ़र किया था। वो हालांकि बहुत मोटी बुक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे पढ़ना चाहते हो या नहीं। पर वो एक नॉवल की फॉर्म में थी और मेरे पास थोड़ा समय था तो मैंने उसको रेफ़र किया था और उससे मैंने अपने एक क्रिस्प नोट्स बनाए थे जिसको मैंने फाइनल एग्जामिनेशन में रेफ़र किया था। तो हिस्ट्री अगर हम देखें तो हम किसी भी सब्जेक्ट को आई थिंक पढ़ने से पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखें, क्योंकि कोई भी बुक में हर चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो क्या इम्पॉर्टेंट है क्या नहीं है वो आपको PYQ से ही पता चलता है, बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। तो और आप अगर पहले से इन क्वेश्चंस को देख लेते हो तो जब आप बुक पढ़ते हो तो आपको ऑटोमेटिकली वो टॉपिक्स हाईलाइट हो जाते हैं जो आ चुके हैं और हम उन पे एक्स्ट्रा फोकस देते हैं। तो प्रीलिम्स में जब हम जाते हैं तो अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें और PYQ अगर हमने एनालाइज किए हैं तो हमें पता है कि ज़्यादातर टर्मिनोलॉजीज़ पूछते हैं जिसमें आपको टर्म्स का मीनिंग बताना होता है। तो जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप एक लिस्ट बना लो जिसमें वो टर्म्स हो और उनका मीनिंग हो, ताकि आपको फाइनल में जब प्रीलिम्स हो उससे पहले आपके लिए ईजी हो वो रिवाइज करना। मेडिवल हिस्ट्री में कुछ स्टोरीज़ पे क्वेश्चंस आते हैं, सिविलाइजेशंस पे आते हैं, तो आपका वो चीज़ अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो कर सकते हो। और मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली इस ईयर के लिए, क्योंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं। तो आई थिंक एक बार स्पेक्ट्रम
पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें डिटेल में हैं। पर अगर आपके पास टाइम हो तो आप NCERT भी पढ़ें, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे को ऐसा लगा अपनी प्रिपरेशन में या PYQ एनालाइज करने पे कि वो जो स्पेक्ट्रम में नहीं थे पर वो NCERTs में थे और उन पे क्वेश्चन आया हुआ है, वो ज़्यादा नहीं है। अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है तो आई थिंक 10 और 15 1 या 2 दिन की बात है जिसमें आप NCERT कवर कर लोगे। तो हिस्ट्री में यही है, आप चीज़ों को फोकस करें। और उसके बाद अगर बात करूँ ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में मैंने 4 NCERTs ही रेफ़र की थी, उसके अलावा मैंने कोई रेफरेंस बुक नहीं पढ़ी थी। और मैंने वर्ल्ड मैपिंग पढ़ी थी। मैंने यूट्यूब पे सुदर्शन गुर्जर को फॉलो किया था, उससे मैंने कुछ इन्वायरमेंट के लेक्चर्स देखे थे और ज्योग्राफी के भी देखे थे, स्पेशली जो उसका वर्ल्ड मैपिंग का सेशन था वो, क्योंकि उससे मुझे बहुत हेल्प हुई थी स्पेशली मेंस में। और प्रीलिम्स में ये था कि वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद करा देते हैं, स्पेशली नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। और इस बार मैंने देखा था कि रामसर साइट्स भी आई थी, UPSC के पेपर हैं, तो उससे मुझे हेल्प हुई थी। तो ये चीज़ें मैंने वहाँ से कवर की थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें GS2 की, तो उसमें पॉलिटी और गवर्नेंस जैसे टॉपिक्स आते हैं। तो पॉलिटी पूरी की पूरी मैंने लक्ष्मीकांत से ही की थी, वही मेरा स्कोर था। उसके अलावा मैंने कोई चीज़ रेफ़र नहीं की, मैंने NCERTs भी नहीं पढ़ी थी पॉलिटी के लिए। गवर्नेंस के लिए मैंने जो एथिक्स का मेरा पोर्शन था उससे थोड़ा सा कवर हुआ था, और मैंने विजन IAS की गवर्नेंस के नोट्स एक बार रेफ़र किए थे, और उनमें से जो मुझे लगा था कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है या फिर मेरे एथिक्स में कवर नहीं हुए हैं, तो उसके मैंने अपने एक छोटे नोट्स बनाए थे और उसको फिर मैंने गवर्नेंस के लिए कवर किया था। नेक्स्ट इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, तो इंटरनेशनल रिलेशंस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादातर प्लेसेस एंड न्यूज़ करके आता है, वो आप करंट अफेयर्स में कवर कर सकते हैं, पर मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो IR के लिए मैंने कुछ थोड़ा बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री से आपको हेल्प हो जाती है, और जब इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में भी मेरी थोड़ी हेल्प हुई थी। उसके अलावा मैंने जो सिंसियरली फॉलो किया था IR के लिए, वो सनसेट TV में डिप्लोमेटिक डिस्पैच करके एक शो आता है, मैंने उसको फॉलो किया था। उससे मुझे बहुत हेल्प हुई, क्योंकि जो भी IR के टॉपिक्स करंट में हैं वो डेफिनेटली वहाँ पे एड्रेस होते हैं, और आपको एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट मिलता है किसी भी इशू पे, वेदर इट्स रशिया यूक्रेन वॉर या चाइना के साथ हमारे रिलेशंस। तो एक जो गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है जो हमें लिखना है एग्जाम्स में, वो आपको उससे मिल जाता है। तो वो मेरे एक छोटा एक डायरी मैंने बनाई थी जिसमें मैंने वो सारे टॉपिक्स कवर किए थे और अपने नोट्स बनाए थे, और मैंने फाइनल जो एग्ज़ाम था उसमें भी मैंने रेफ़र किया था। नेक्स्ट आते हैं GS3 पे, जिसमें इकोनॉमिक्स है हमारे पास। तो इकोनॉमिक्स मैंने मृणाल से की थी, मैंने उन्हीं के नोट्स पढ़े थे। जो बेस्ट थिंग मुझे उनकी ये लगी कि उनका GS3 जो है वो ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट करा देते हैं उनके नोट्स, क्योंकि वो सिर्फ प्रीलिम्स फोकस नहीं है, वो मेंस फोकस्ड भी है। तो मैंने अपना रिसोर्स चेंज नहीं किया था प्रीलिम्स और मेंस के लिए, मैंने उसी को रेफ़र किया। और उसमें हमारे पास डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी आता है जो मेंस में इम्पॉर्टेंट है, वो मैंने सेकेंड ARC रिपोर्ट पढ़ी थी। इसके बाद जब मैंने PYQ एनालाइज किए तो मुझे पता चला कि उसमें ह्यूगो फ्रेमवर्क, सेंडाई फ्रेमवर्क, या जो इंडिया का नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान है, इसके अलावा PM का 10 पॉइंट एजेंडा, इन सब से क्वेश्चंस आए हैं और ये हमें मेंस में लिखने होते हैं। तो इसके मैंने अलग से गूगल सर्च करके टॉपिक्स एक पेज के नोट्स बनाए थे, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट को मैंने इसी से कवर किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें GS4 की, तो GS4 एक टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है, और ये GS4 और ऐसे दो चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत क्रिएटिव है और जो आपको एक स्कोप देती हैं अपना इनोवेशन शो करने का। तो आई थिंक ये चीज़ें ऐसी जो आपको स्टार्टिंग से ही अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करनी चाहिए कि आप दूसरों से अपने आप को कैसे अलग करोगे। एथिक्स में मैंने स्टार्टिंग अपनी जो फाउंडेशन, क्योंकि मेरा एक ट्रांजिशन था कंप्यूटर साइंस से सिविल सर्विसेज में, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। इनफैक्ट मुझे UPSC की फुल फॉर्म भी नहीं पता थी जब मैं इसमें स्टार्ट किया था मैंने प्रिपरेशन। तो इनिशियली मैंने आगरा में ही संकल्प कोचिंग ज्वाइन किया था फॉर 5-6 मंथ्स। उसके बाद कोरोना में वो बंद हो गई थी, तब से फिर मैंने सेल्फ प्रिपरेशन की थी। तो वहाँ पे मेरा एथिक्स कवर हुआ था। उन्होंने जो नोट्स दिए थे, मेरा मेन बेस जो था एथिक्स का वही था। उसके अलावा मैंने जब टॉपर्स की कॉपीज़ एनालाइज की तो मुझे पता चला कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखने होते हैं और कुछ आपको एक्स्ट्रा कोड करना होता है। तो उसके लिए फिर मैंने जो न्यूज़पेपर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो उससे मैंने एग्जाम्पल्स अलग बना के रखे थे जो मैं यूज़ करूँगी। और इसके अलावा जो एक वेबसाइट है द बेटर इंडिया, जहाँ पे आपको सिविल सर्वेंट्स ने कुछ अच्छे काम किए हैं उनका बहुत रेफरेंस आता है।
तो वो आपके एग्जाम्पल्स एथिक्स में बहुत हेल्प करते हैं। कोई भी क्वेश्चन आता है आप उनको कोट कर सकते हो। और 21 अप्रैल जो सिविल सर्विसेज डे है उसमें प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स अनवेल करते हैं, डीएम एक्सीलेंस अवार्ड्स। तो वो जो अवार्ड्स किस कैटेगरी में किसको मिले हैं वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर एथिक्स में कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको कोट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये रिसोर्सेज आपको सर्च करने चाहिए अपनी प्रिपरेशन में, और ये स्टार्टिंग से ही हो तो बेटर है, क्योंकि एंड में इतना टाइम नहीं होता कि हम इन सारी चीज़ों को कवर करें। तो ये आप स्टार्टिंग से ही करिए। प्रीलिम्स की ओवरऑल स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप कोर को बहुत अच्छा करो, क्योंकि मैंने जो 2 प्रीलिम्स दिए हैं उससे मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि अगर आपका कोर अच्छे हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारे सब्जेक्ट्स अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं, रिवाइज किया है बहुत बार, और आप इंटर कनेक्शंस फॉर्म कर पा रहे हो, तो 60 to 70% क्वेश्चन आर फ्रॉम कोर। तो आपके और इतना ही चाहिए प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए। हमें टॉपर नहीं बनना है प्रीलिम्स में। तो आपका अगर वो कोर क्लियर है तो वेल एंड गुड, आप बहुत ईजिली प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाओगे। बस यहाँ पर आपको एक चीज़ जो ध्यान में रखनी है, जो मुझे रियलाइज़ हुआ अपनी फर्स्ट प्रीलिम्स से और सेकेंड प्रीलिम्स में, वो था स्ट्रैटेजी। फर्स्ट प्रीलिम्स में ही मैंने उतनी ही मेहनत की थी जितनी मैंने सेकेंड प्रीलिम्स में की थी, पर फर्स्ट प्रीलिम्स मेरा नहीं हुआ था। उसके जो मैंने एनालाइज किया उसके 2 रीज़न थे। पहला रीज़न था माइंडसेट। जब मैं फर्स्ट प्रीलिम्स में बैठी थी तो मुझे ये लगा था कि ये होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने भी यही सुना था कि टफेस्ट एग्ज़ाम है, और मेरे लिए भी एक मिरेकल टाइप का था, इट्स लाइक अ मैजिक टू क्लियर दिस। तो जब फर्स्ट प्रीलिम्स में बैठी थी तो मुझे लगा था कि मैं सिर्फ एग्ज़ाम देने आई हूँ, ये क्लियर नहीं होना है इस बार, और वो हुआ भी नहीं। दूसरी चीज़ जो मुझे रियलाइज़ हुई कि मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं, पढ़ा सब कुछ था, सारी चीज़ें क्लियर थी, प्रॉपर था, पर स्ट्रैटेजी नहीं थी कि मैं वहाँ बैठ के अटेम्प्ट कैसे करूँगी। तो ये मुझे रियलाइज़ हुआ था कि अकेले गाने में और साथ लगाने डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस आपको कहीं ना कहीं करता है। तो वो मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में अपना फॉर्म किया। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे है कि आप टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चंस को मत देखिए कि क्वेश्चंस की रिपीट, कि मेरे अटेम्प्ट एक्सपीरियंस है कि एक मुझे 2 या क्वेश्चन भी नहीं मिले टेस्ट सीरीज़, अलग 34 टीज लगाए थे, ठीक है। पर उसमें आपकी एक स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप टेस्ट सीरीज़ लगाते हो तो आप अपने जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, सबसे पहले आपको वो फाइंड करना होता है कि आपके लिए कंफर्टेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कौन सा है। कुछ लोग होते हैं जिनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, वो 50-60 क्वेश्चंस करते हैं और वो श्योर होते हैं दिल क्लियर। मेरे साथ ऐसा नहीं था, एक्यूरेसी अच्छी नहीं थी, तो मेरे नेगेटिव मेरे कम नहीं हो रहे थे, तो मुझे अपना पॉजिटिव आना था ताकि मैं उस नेगेटिव को ओवर कर पाऊँ। यही था कि मेरे को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो जो UPPCS था उसमें अराउंड 110 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे, जिसमें अराउंड 60 to 70 क्वेश्चंस ही मुझे शायद मैं श्योर थी या 90% श्योर थी, बाकी आपको गैस देना पड़ता है। तो प्रीलिम्स में सबसे पहले आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो, तो कुछ टेस्ट में आप ज़्यादा अटेम्प्ट करो, कुछ में कम करो, कुछ में एवरेज करो, तो आपको ये आइडेंटिफाई होगा कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें आपका स्कोर ज़्यादा आ रहा है, और आप प्रीलिम्स में वही नंबर के आसपास ही अटेम्प्ट करें, उसको आप चेंज मत करें। दूसरा है कि आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करोगे। तो मेरा इसमें मैंने 3 गोल लिए थे। तो जो मेरा फर्स्ट गोल होता था उसमें ये होता था कि जो क्वेश्चंस मुझे आते हैं 1 to जितने भी 100 क्वेश्चंस मैं सारे रीड करती थी, और जो मुझे आते हैं मैं उनमें जो मैं 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर पा रही हूँ तो सर्कल करती थी, और अगर एक ही मेरा क्वेश्चन एलिमिनेट हुआ है और मेरे पास 3 ऑप्शंस लेफ्ट हैं तो मैं उसको ट्रायंगल करती थी, और जो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा वो मैं क्वेश्चन मार्क लगाती थी। तो ये मेरा फर्स्ट हो। और आप जब ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो मैंने ये भी देखा था कि मैं कितने टाइम में फर्स्ट को ले पा रही हूँ। तो मेरा अराउंड 1 hour 20 और 25 मिनट्स होता था, और उसको मैंने मार्क करके रखा था कि इससे ज़्यादा मुझे फर्स्ट को नहीं देना है। फर्स्ट हो के बाद मैंने OMR फिल करती थी, जो मुझे क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने OMR में फिल कर देती थी। अराउंड 50 to 55 क्वेश्चंस हो जाते थे। नेक्स्ट मेरा ये था कि वो क्वेश्चंस जो मेरे 2 ऑप्शन कट करें मैंने सर्कल किए, आई वुड ओनली रेफर टू द सर्कल क्वेश्चंस। तो उसमें यह है कि आपकी 50% प्रोबेबिलिटी है सही होने की, तो ये मुझे सारे क्वेश्चन सही करने हैं, क्योंकि इसमें मेरा गैस भी होता है तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है सही होने की। तो वो 50 वाले क्वेश्चंस में सारे अटेम्प्ट करती थी। इट वुड बी अराउंड 20 और 10 और 20 क्वेश्चंस। नेक्स्ट मेरा फोकस होता था, अगर मेरे पास 5-10 मिनट्स बचे हैं तो आई गो फॉर द ट्राइंगल वंस, क्योंकि इसमें मैं ऑलरेडी एक ऑप्शन काट चुकी हूँ और उसको मैं थर्ड अपना प्रेफरेंस देती थी। एंड लास्ट अगर मेरे पास 2 या 3 मिनट मेरे पास बचे हैं तो मैं क्वेश्चन मार्क को देखती थी, अदरवाइज वो क्वेश्चंस वो हैं जो मुझे छोड़ने हैं।
तो आई थिंक ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए वर्क की थी, क्योंकि फर्स्ट प्रीलिम्स में मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी और सेकंड प्रीलिम्स में ये थी, तो सेकंड प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ। तो आई थिंक आप अपनी स्ट्रैटेजी बना लें फॉर प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स के लिए आई थिंक यही है। नेक्स्ट प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स पे फोकस होता है। तो करंट अफेयर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो न्यूज़पेपर है, वो आप चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो, न्यूज़पेपर तो इनएविटेबल है, वो आपको करना ही पड़ता है। तो मैंने द हिंदू रेफ़र किया था स्टार्टिंग से, तो मैंने वो चेंज नहीं किया, मैं अब तक उसी को रेफ़र करती हूँ। द हिंदू के अलावा एक सिविल स्टेली करके वेबसाइट है, मैं उसको फॉलो करती थी, क्योंकि उसमें ये होता है कि आपका इंडियन एक्सप्रेस, PIB और बाकी जितनी गवर्नमेंट वेबसाइट से कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आती है तो वो उसमें कवर कर देते हैं। और उनका न्यूज़ देने का तरीका बहुत अच्छा है कि वो GS 1, 2, 3 में क्लासीफाई करते हैं, प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे सब पॉइंट्स उसको एक्सप्लेन करके देते हैं। वो आपको हेल्प करता है मेंस में आंसर राइटिंग में। तो वो मैंने रेफ़र किया था और उसको मैं अपनी और मेरा करंट अफेयर्स का ये रहता था कि मैं अपनी एक कॉपी बनाई थी जिसमें मैंने सेग्रीगेट कर रखा था GS 1, 2, 3, 4, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इन सारे टॉपिक्स में, और उसके अंदर मैं जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती थी उस टॉपिक की उसी के अंदर लिखती थी ताकि मुझे मेंस में रिवीजन में ईजी हो। और करंट अफेयर्स का मैंने ये देखा है कि करंट अफेयर्स ज़रूरी नहीं है। PCS में आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको लिखने पड़ते हैं, जैसे मिस यूनिवर्स या कोई अपॉइंटमेंट हुआ है, स्पेशली यूपी से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, तो उसके लिए मैंने एक लोकल न्यूज़पेपर भी रेफ़र किया था। मेरे अंदर हिंदुस्तान आता है, मैंने उसको रेफ़र किया था। उससे आपको उत्तर प्रदेश की न्यूज़ आपकी कवर हो जाएगी। तो उसकी अगर मेरे को सेल्फ नोट्स थोड़ा इजी रहता है याद करने में, तो मैंने अपने करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए थे और मैंने उन्हीं को रेफ़र किया था। अदरवाइज़ करंट अफेयर्स का कहीं ना कहीं रिलेशन कोर से होता है, तो अगर आपका कोर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप एलिमिनेट कर लोगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। बाकी अगर करंट अफेयर्स आप डेली बेसिस पे करते हो, उसको मंथली रिवाइज करो, तो आई थिंक वो करंट अफेयर्स का पोर्शन भी कवर हो जाता है। तो प्रीलिम्स के लिए मेरे पास यही स्ट्रैटेजी थी और यही मैंने पढ़ा था। नेक्स्ट है मेंस। मेंस की स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट होती है और मेंस की प्रिपरेशन भी बहुत हॉलिस्टिक है कि आपकी प्रीलिम्स के साथ ही मेंस की प्रिपरेशन भी चलती है। थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है बस, बाकी आपका जो रिसोर्सेज है वो एग्जैक्ट सेम रहती है। मेंस में एक चीज़ है ऑप्शनल, जो अब PCS से हट गया है पर स्टार्टिंग में था, तो अब तो वो एक इशू नहीं है। तो आपको यूपी स्पेसिफिक थोड़ा फोकस करना है, तो उसके लिए आप स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू कर दें। मेंस में जो मेन चीज़ है वो है आंसर राइटिंग, जो सब लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं भी बहुत कंफ्यूज थी और हम सब बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो आंसर राइटिंग आई थिंक आपको फर्स्ट डे से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पूछ क्या रहा है, और आप तब समझ पाएंगे जब एटलीस्ट आपने कुछ पढ़ा होगा। तो व्हाट आई यूज्ड टू फॉलो कि मेरा अगर एक सब्जेक्ट हो गया है, मैंने अगर ज्योग्राफी कवर कर लिया तो मैं ज्योग्राफी के मेंस के क्वेश्चंस लगाती थी। तो मेरे को कुछ आइडिया था कि ऑलरेडी ज्योग्राफी पढ़ रही है। इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपको आइडिया लगता है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और हमें क्या पढ़ना है, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और दूसरा ये कि आप जो होते हैं आपको ये आइडेंटिफाई होता है कि आपने बुक अच्छे से पढ़ी या नहीं। क्योंकि अगर आपने कोई बुक पढ़ी और आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ रह गया है, कुछ समझ में नहीं आया है। तो आपको वो आपके लूप होल्स पता चलते हैं और उससे आप उसको फिल भी कर सकते हैं दोबारा उस बुक को पढ़ के। तो क्योंकि इस प्रिपरेशन में एक चीज़ है कि आपको राइट पाथ फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट होता है कि क्योंकि कोई एनालिसिस नहीं होता जब तक आप प्रीलिम्स मेंस में नहीं बैठते। तो उससे पहले आपको अगर ये आइडेंटिफाई करना है कि आपने सही पढ़ा है या आप उस सब्जेक्ट पर आपकी कमांड हो गई है, तो उसका एक ही तरीका है कि आप PYQ सॉल्व करो प्रीलिम्स और मेंस की, और आप अगर उसे कर पा रहे हो तो आपने अच्छे से पढ़ा है, अगर नहीं हो रहा है तो आपको फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत है। और कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो आप पढ़ चुके हो और आप क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आई थिंक वो कंसेप्ट आपको गलत समझ में आया है, तो आपको कहीं और से, अगर आपने कोई बुक पढ़ी है उससे आपको वो चीज़ नहीं क्लियर हो रही है, तो आप वीडियोस देख सकते हैं या किसी टीचर को भी लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। पर उस कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है अगर वो एग्ज़ाम में आ रहा है तो आंसर राइटिंग में ब्रॉड जो हम लिखते हैं वो हमारा वही होता है जो सब बोलते हैं कि इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी होगा और कंक्लूजन होगा। बेसिक स्ट्रक्चर यही रहता है, बस इसको हम अपने तरीके से लिखना पड़ता है। तो इंट्रोडक्शन में मेरी ये थी कि डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ में आप सबसे पहले डेटा इम्पॉर्टेंट है, कुछ रिपोर्ट्स आती हैं वो आप लिख के रखें,
क्योंकि कई बार इंट्रोडक्शन में उस रिपोर्ट से ओपन करना बहुत इफेक्टिव होता है। एथिक्स में मैंने कोड्स पे फोकस किया था कि अगर इंटीग्रिटी का कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, पॉवर्टी, वेमेन, चिल्ड्रन, इनसे रिलेटेड मैंने कुछ कोड्स पढ़े थे। या फिर अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो कभी कभी प्राइम मिनिस्टर के कोड्स आते हैं, जैसे बिम्स्टेक को रिलेटेड उनका एक कोड था, उसको आप लिख लीजिए। उन्होंने फॉरेन एम्बेसडर्स को राष्ट्रदूत कहा है, तो आप राष्ट्रदूत नोट डाउन कर सकते हो। हमारी फॉरेन पॉलिसी 5S की है, सम्मान, समृद्धि, तो ये आप एक जगह लिख सकते हो। ये आपका इंट्रो भी बन सकता है और कंक्लूजन भी। तो आप एक ये डायरी मेंटेन करें अपनी, जहाँ पे आप ये इंट्रो या कंक्लूजन आपका लिख सकें। और बॉडी में आपको बेसिकली जो क्वेश्चन में पूछ रहा है सिर्फ उसको एड्रेस करना होता है। तो जब हम फर्स्ट आंसर लिखते हैं तो ऑब्वियसली वो हमारा वर्स्ट आंसर होता है और हमें खुद को वो पसंद नहीं आता है। पर आई थिंक यहाँ पे स्टॉप नहीं होना चाहिए, आपको लिखते रहना चाहिए। और आपको बेटर अगर आपको करना है तो, क्योंकि मैंने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी, तो मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रैटेजीज फॉलो की थी। एक मेरे इनसाइट IAS पे एक स्निपेट्स आते हैं, रोज़ क्वेश्चंस देते हैं वो, और उसका फिर वो एक स्निपेट देते हैं। तो मैं उन क्वेश्चन को सुबह लिखती थी और उस स्निपेट से कंपेयर करती थी कि मेरा ये उनसे मैच हो रहा है या नहीं, और अगर नहीं हो रहा है तो कौन सी चीज़ लैग कर रही है, और उस पर वर्क करती थी। नेक्स्ट जो मैंने मेंस आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए फॉलो किया था वो था टॉपर्स कॉपीज़ को। टॉपर्स कॉपीज़ आपके लिए एक तरह से एक इजी गाइड की तरह होती है, जो आपको बताती है कि क्या एग्ज़ाम में लिखना है। तो टॉपर्स की कॉपीज़ आपको इजीली अवेलेबल होती हैं गूगल पे, या जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं आप उनसे डाउनलोड कर सकते हो। उन्हीं क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करके देखो और उनसे टॉपर्स से अपने आंसर्स को कंपेयर करो, तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी एक्स्ट्रा जो उन्होंने लिखी थी या उनका क्या स्ट्रैटेजी थी, आप उससे सीखते हो। और फिर धीरे धीरे जब आप प्रिपरेशन में आगे बढ़ते हो तो आपके आंसर्स धीरे धीरे स्लोली इम्प्रूव करने लगते हैं। आपको इधर पे आंसर राइटिंग में जो थर्ड चीज़ फोकस करनी है वो है आपके ब्राउनी पॉइंट्स, जो आपके एक्स्ट्रा इनोवेटिव पॉइंट्स होंगे, जो आपको मार्क्स एक्स्ट्रा देंगे, एज देंगे। तो अगर आप कुछ डायग्राम्स यूज़ करना चाहते हो तो आप उसकी पहले से ही एक प्रैक्टिस करके रखें, कुछ डायग्राम्स बनाएं, उन पे अपनी प्रैक्टिस के थ्रू कमांड करें, ताकि मेन एग्ज़ाम में आपके पास ईजिली वो बन पाएँ। दूसरा, आप एग्जाम्पल्स की अपनी एक लिस्ट ज़रूर रखें। आपको न्यूज़पेपर से एग्जाम्पल्स मिलेंगे, आपके अपने लाइफ एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं कि एथिक्स में लाइफ एक्सपीरियंसेस आर ऑल्सो वर्दी। उसके अलावा कोई आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है या आपके किसी कहीं पर भी कुछ भी सुना है, आप कोई स्टोरी पढ़ना पसंद है, रीडिंग पसंद है, व्हाटएवर, जो आपके एग्जाम्पल्स अगर आप कहीं ना कहीं लिंक कर सकते हो उस टॉपिक से, तो आप उनको ज़रूर लिखें और अपने उन पॉइंट्स पे कमांड ज़रूर करें। और मेंस में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वो टेस्ट लगाने पड़ेंगे, टेस्ट सीरीज़ का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। आपको प्रेशर झेलना पड़ेगा क्योंकि लिखने की आदत नहीं होती प्रीलिम्स से, तो वो लिखने की आदत डेवलप करनी पड़ेगी। एक और कन्फ्यूजन रहता है पेन कौन सा यूज़ करें, तो मैंने पायलट का V7 पेन यूज़ किया था। अदरवाइज़ ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा पेन यूज़ करते हो, बस आप कंफर्टेबल होने चाहिए लिखते समय। तो ये आप जब मेंस में जाएं उससे पहले जब आप फुल नेट टेस्ट देंगे तो उसमें आप ये आइडेंटिफाई कर लो, 3-4 पेन चेंज करके देख लो कि आपके लिए कौन सा बेटर है और आप उस पर स्टिक करें। और टाइम मैनेजमेंट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कब सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है। मैं 1 to लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी, क्योंकि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है मेंस में कि वहाँ पे सोचने का टाइम नहीं होता। आप क्वेश्चन को पढ़ते हो, जो फर्स्ट थिंग आपके माइंड में आती है वही आप लिखते हो। तो उस समय पे अगर आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखी है डायग्राम्स की, मैप बनाने की, या कुछ एग्जाम्पल्स जो आपने टेस्ट सीरीज़ में लिखे हैं वो आपको सबसे पहले याद आते हैं। तो आप टेस्ट सीरीज़ में ये चीज़ें अपनी सारी एक्सपेरिमेंट करके देखें, क्योंकि सबसे पहले वही रिफ्लेक्ट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट ज़रूर दें मेंस लिखने से पहले, ताकि आप वो प्रेशर झेल सकें, आपको लिखने की आदत हो। और मेंस के लिए रिविजन के लिए आपको एक 1 पेपर नोट्स बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि आप पूरा कोर तो रिवाइज नहीं कर सकते हो मेंस में, कि इतना टाइम नहीं होता है, तो आप वो चीज़ें जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स देंगी, कुछ कोड्स हो गए या डेटा हो गया जो हमें एंड तक याद नहीं रहता है, आप उसके नोट्स मेंस में रेफर कर सकते हो। तो कंक्लूजन मेरा हमेशा से थोड़ा वीक रहा था, उसको मैंने इम्प्रूव करने के लिए ये चीज़ देखी थी कि कंक्लूजन में हमेशा जो आपका वे फॉरवर्ड होता है उसका आप एक पॉइंट रख लो और उसे कंक्लूजन में डाल लो, या कोई रिपोर्ट है या कुछ अच्छा हुआ है उस टॉपिक को लेके तो आप उसको डाल सकते हो। मेंस में PYQ को एनालाइज करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा
कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार आते हैं PCS में भी और UPSC में भी। आप उन टॉपिक्स को फाइंड आउट कर लो और उसका पहले से एक स्निपेट टाइप का बना लो कि मेरा आंसर यही होगा और ये आपका बेस्ट आंसर होना चाहिए कि ये वो है जो आपने पहले से आइडेंटिफाई कर लिया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मेंस एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस हमें आते होते हैं और कुछ नहीं आते होते हैं। तो जो आते हैं एटलीस्ट वो हम कम टाइम में कर लें ताकि हम जो नहीं आते हैं उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे सकें, कुछ सोच सकें। तो ये आपको बहुत हेल्प करता है। या हर पेपर में आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो आते हैं, तो इनका आप पहले से एक स्निपेट बना लो मेंस में जाने से पहले, तो ये आपको बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा आई थिंक मेंस के लिए यही है। सोर्सेज मेरा पूरा मेंस का वही था, एक्सेप्ट जो कुछ टॉपिक्स मेंस में आते हैं जो प्रीलिम्स में नहीं आते हैं वो मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर कर दिया है, तो मेरा रिसोर्स वही था। नेक्स्ट आता है मेंस में इम्पॉर्टेंट, आई थिंक आई फॉरगॉट, इज़ अबाउट ऐसे मैंने प्रीलिम्स के बाद ही प्रैक्टिस किया था, पर आई थिंक लोग पहले से भी करते हैं। मैंने पहले से, मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने नहीं किया था। ऐसे में इज़ अबाउट योर स्टाइल, सबका स्टाइल डिफरेंट होता है और ऐसे आपका बिल्कुल इनोवेशन पे है, आपकी क्रिएटिविटी रिफ्लेक्ट होती है, आप कितना सोच सकते हो। ऐसे जो मैंने देखे हैं उसमें ज़्यादातर थोड़े फिलोसफिकल हो रहे हैं। वो ऐसे फिलोसफिकल ऐसे आई थिंक अपॉर्चुनिटी होती है आपके लिए हर होराइजन में सोचने के लिए। उसमें आपकी जितनी भी नॉलेज आपने गेन की है अब तक प्रीलिम्स मेंस, वो आप सब यूटिलाइज कर सकते हो। और आप ऐसे लिखने से मेन एग्जाम से पहले एटलीस्ट आपको 5 to 6 एसेज लिखने चाहिए। आप उसको पीयर रिव्यू करा सकते हो। कभी कभी छोटे बच्चों से पढ़वाना भी ऐसे ज़रूरी होता है कि उनको समझ में आ रहा है नहीं, या वो इंटरेस्ट उसमें ले रहे हैं नहीं, क्योंकि कई बार अगर बच्चों को वो इंटरेस्टिंग लगता है तो आई थिंक वो इंटरेस्टिंग होता है। और ऐसे को इंटरेस्टिंग बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एग्जामिनर का अटेंशन कैप्चर कर पाओ। इसमें मैंने एक चीज़ फॉलो की थी कि कुछ मैंने वेदास से या कुछ उससे कोड्स ले लिए थे। जैसे इन्वायरमेंट से मैंने देखा था कि इन्वायरमेंट का कोई मेरे पास ऐसे आता है, तो मैं प्रकृति रक्षति रक्षता करके यूज़ करूँगी। द नेचर प्रोटेक्ट्स इफ शी इज़ प्रोटेक्टेड, तो ये मैं कहीं ना कहीं यूज़ करूँगी। वो मैं देखूँगी मेरा इंट्रो होगा या कंक्लूजन होगा। तो आई थिंक ऐसे करके आपको अपना एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, ऐसे के कौन से टॉपिक्स आते हैं उसका आप बना लो। आप जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हो तो कई सारे लोकल एग्जाम्पल्स आते हैं, कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हैं, वो आप उनको एक नोट डाउन कर लो कि ये आप ऐसे में यूज़ करोगे। तो ऐसे के लिए आई थिंक प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो कोचिंग भी ले सकते हैं, ऐसे का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने नहीं किया था, मैंने ज़्यादातर पीयर रिव्यू करवाए थे। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसे राइटिंग का बहुत शौक है, आप उससे भी पीयर रिव्यू करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इंटरव्यू। इंटरव्यू इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। तो इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी जज होती है। इट्स नॉट अबाउट योर नॉलेज, नॉलेज इज़ ऑलरेडी टेस्टेड। ये आपका पर्सनैलिटी है और पर्सनैलिटी आपकी 1 या 2 दिन में डेवलप नहीं होती है। इट्स जब से आप पैदा हुए होते हो तब से वो पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है, तो उसका ही बस चेक है। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इंटरव्यू में बस आपको अपनी बैकग्राउंड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जो अब तक हमने इग्नोर किया था। आपका अगर कोई स्कूल है तो आपको स्कूल की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, उसके क्या अचीवमेंट्स हैं, आपके कॉलेज के बारे में, आपने जो ग्रेजुएशन में किया है आपको उसके बेसिक कंसेप्ट्स आने चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट वो आपका ओपिनियन टेस्ट करते हैं। मेरा जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था PCS का, मेरे से एक भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे उन्होंने। 4 पैनलिस्ट थे और उसमें से सब ने मुझसे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे। और मोस्टली मेरा जो इंटरव्यू था वो विमेन इशू फोकस था और मेरा कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है तो कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चंस जो मुझे याद है इंटरव्यू के, उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन उनका मेरा डाउरी पे था कि उन्होंने मेरे से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि डाउरी हमारी सोसाइटी में अभी भी एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो मैंने उनसे हाँ बोला था। फिर उन्होंने मुझसे बोला था कि डाउरी का सबसे स्ट्रिक्ट लॉ है इंडिया में, 1961 में लॉ आया था और हम 2023 में आ चुके हैं। लिटरेसी रेट की बात करें तो वो भी बढ़ गई है। अब जो बीमारू स्टेट्स थी अब वो भी प्रोग्रेस कर रही हैं, लेकिन डाउरी बढ़ती जा रही है इंस्टेड ऑफ डिक्लाइनिंग। और ऐसा देखा गया है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो और ज़्यादा दहेज लेते हैं। तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते हो या डिप्यूटी कलेक्टर बनते हो तो आप क्या कदम उठाओगे अगर आपके सामने पढ़े लिखे लोग दहेज ले रहे हैं? तो ये सारे उन्होंने मुझसे ओपिनियन बेस्ड ही क्वेश्चंस पूछे थे, मेरा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं था। और बोर्ड बहुत कोऑर्डिनेटिंग होता है, वो ऐसा नहीं होता है कि वो आपको कुछ प्रेशराइज करेंगे, वो बहुत कामली आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं।
अगर आपको नहीं आता है तो आई थिंक आपको ऑनेस्टली सॉरी कह देना चाहिए और उन क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि वो अगर आप एक बार गेस मारते हो और सामने वाले को पता चल जाता है कि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो वो आपके पास बैक टू बैक क्वेश्चन पूछेंगे और एंड में आपको सॉरी बोलना पड़ेगा, तो इससे आप डिसऑनेस्ट लगोगे। तो इससे बेटर है कि आप स्टार्टिंग में ही बोल दो कि आपको नहीं आता है, और जो आता है आई थिंक इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप 1-2 सेकेंड का पॉज लो और अपने आंसर को स्ट्रक्चर करो, क्योंकि कई बार आपको इतना टाइम नहीं मिलता है इंटरव्यू में बोलने का, तो आपको 2 या 3 पॉइंट्स बोलने होते हैं। तो आई थिंक आपको प्रायोरिटाइज करने चाहिए, जो है पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है उस आंसर के लिए, वो आप पहले बोलें ताकि आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे फॉरवर्ड कर पाएँ। और इंटरव्यू में द मेन थिंग इज़ आप काम रहें, कंपोज रहें और कॉन्फिडेंटली आंसर करें। नहीं आता तो से जस्ट नो और आगे बढ़ें। तो आई थिंक ये कामनेस के लिए तीनों स्टेजेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर इट्स प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं कि आपको कॉन्फिडेंट रहना और एक पेशेंट, काम, कंपोज रहना। तो इसके लिए आप जो चीज़ मैंने की थी वो प्रीलिम्स में मैंने ये किया था कि मैंने अपने आप को, एक तो चीज़ होती है कि अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट होते हो, पर कई बार कुछ प्रेशर भी होता है, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि मैंने अपने आप को यही बोलती थी कि ये फाइनल नहीं है, ये सिर्फ मॉक चल रहा है और मेंटली आप सुबह मेडिटेट कर सकते हो अपने आप को काम करने के लिए, ताकि प्रेशर आप झेल पाओ। और आई थिंक यू शुड पेशेंटली गिव द एग्जाम। सो ये मेरी ओवरऑल स्ट्रैटेजी थी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग DKT। और आई थिंक वट एवर अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट एंड ट्राई टू आंसर ऑल दोज डाउट्स।